आज हम प्रायद्वीप पठार को देखेंगे। ठीक है, इसमें कंप्लीट था आपका नोट से प्रायद्वीप के पठार को लेके। इसकी वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया है मैप के माध्यम से और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं प्रायद्वीप गैलेक्सी में होता क्या है। ठीक है, प्रायद्वीप क्या होता है। देखिए, प्रायद्वीप ऐसा होता है जो तीन तरफ से टापू से घिरा, वो पानी से घिरा हो और एक तरफ से वो लैंड फॉर्म से कनेक्टेड हो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि तीनों साइड से आपको क्या दिख रहा है कि ये पानी से घिरा हुआ है और यहाँ पे आपका लैंड फॉर्म से कनेक्ट है। इसी इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पर पानी है, इस साइड में पानी है और ये आपका लैंड फॉर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और वहीं यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जैसे देखिए प्रायद्वीप यानी ज़मीन के उस हिस्से को कहते हैं जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है और एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है। ठीक है, दक्षिण भारत का हिस्सा। ठीक है, अगर भारत में प्रायद्वीप की बात करें तो दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वो हो गया और पूर्वी बंगाल की खाड़ी हो गया, वो भी प्रायद्वीप में आता है। पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर भी इस तरह का उदाहरण देखने को मिलता है। अरब प्रायद्वीप की बात करें, यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप में से माना जाता है। इबेरियन प्रायद्वीप ये यूरोप और स्पेन और पुर्तगाल वाला क्षेत्र जो है वो इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट थे जिनको आपको जानना जरूरी था। आगे चलते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए प्लेटू है। ठीक है, ये देखिए दक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, और इस तरह ये भी कर्नाटक का प्लेटू हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र प्लेटू। तो इस तरह से बहुत सारे प्लेटू, इधर मेघालय आ गया। अभी हम आगे मैप के माध्यम से अच्छे से वो देखेंगे। ठीक है, और ये प्लेटू के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा उसके जो अर्थ का फाउंडेशन है उसके बारे में जान लेते हैं। डीप में नहीं आएंगे, डोंट वरी, थोड़ा सा जानना जरूरी है क्योंकि जो नए बच्चे होंगे उनको इसके लिए समझना जरूरी है, तो इसलिए थोड़ा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो महाद्वीपन विस्थापन सिद्धांत की बात करें तो ये अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में, ठीक है, दिया था। क्या दिया था? विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए, पहले जो वर्ल्ड था ना, पूरी पृथ्वी थी, पूरे उस पर पानी था। ठीक है, और जो था एक जगह पे ही सब जुड़ा हुआ था, उसको हम पेंजिया नाम दिया था। हमने नहीं, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने उसको पेंजिया नाम दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जो ये पेंजिया है ना, ये दो भागों में टूट गया, एक तो लोरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। ठीक है, एक तो लोरेशिया में और दूसरा गोंडवाना लैंड में टूट जाता है। फिर उसके बाद कुछ साल बाद, जैसे ये 225 मिलियन साल पहले की बात है, 150 मिलियन साल पहले की बात है, और ये फिर 100 मिलियन की बात करें तो ये धीरे धीरे और भी क्षेत्रों में डिवाइड होने लगा। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका वाला क्षेत्र जो आज का है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इस तरह से। ये हमारा इंडिया देखिए यहाँ पे था इस समय। ठीक है, इंडिया हमारा ये रहा, ये इंडिया था, इंडिया का भाग था। ठीक है, तो ये पहले किसका भाग था जनरली? ये आपका इसका अफ्रीका का भाग था। ठीक है, तो पहले इससे जुड़ा हुआ था, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे जाके टच होता था, एशिया में टक्कर देता है। ठीक है, और फिर आज की सिनेरियो में देखें तो इस तरह से कुछ दिखता है हमारा मैप जो है। ठीक है, अब रही बात इंडिया की, तो इंडिया मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे था, तो ये धीरे धीरे खिसक के, जैसे कि यहाँ पे देखिए खिसक रहा है ये। ठीक है, इंडिया लैंडमार्क जो है ये खिसक रहा है, यहाँ से खिसक रहा है, यहाँ से खिसक रहा है, यहाँ से खिसक रहा है, और फिर अंत में जाके यहाँ पे जुड़ जाता है किसमें? एशिया वाले क्षेत्र में, यानी कि लोरेशिया वाले क्षेत्र में ये टक्कर होती है और टक्कर से ही हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि गोंडवाना लैंड है और ये लोरेशिया। ठीक है, तो इसमें टक्कर होने से कारण हिमालय का फॉर्मेशन होता है और इसी तरह से और भी जो लैंड फॉर्म है उनका भी फॉर्मेशन माउंटेन का हो जाता है। ठीक है, आई पाल वो चीज़ें समझ में आ गई। ये कॉन्टिनेंटल जो ड्राफ्ट थ्योरी है ये थोड़ी सी डिटेल है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे की जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आगे चलते हैं अपने लेसन की तरफ। और इसमें कोई भी फैक्ट फालतू का नहीं डाला गया है, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से उन्हीं को हमने कवर किया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बताइएगा कि आपके लिए कैसी रही वीडियो। ठीक है, कमेंट में। अगर हम इसकी एक्सटेंशन की बात कर लें तो उत्तर में अरावली पर्वतमाला, दक्षिण में आपका कन्याकुमारी, पूर्व में पश्चिमी घाट, और पश्चिम में पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट। इसका आकार त्रिकोणीय है। ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाली चीज़ें हैं, ये त्रिकोणीय दिख रहा है ना। ठीक है, उत्तर में अरावली पर्वत यहाँ पे आपका दिख जाएगा, अभी मैं दूसरे मैप में दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसमें नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये कर्नाटक का प्लेटू यहाँ पे है, आगे चलते हैं। तो पहले जान लेते हैं जो प्लेटू है ये होता क्या है। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या होता है कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, और ये अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिसमें से 3 मुख्य भाग हैं। ठीक है, उसमें से एक तो मध्य उच्च भूमि होगी,
ठीक है, यानी सेंट्रल हाईलैंड हो गया, जो कि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। और ठीक है, और इसमें मालवा का पठार प्रमुख रूप से आ जाता है। ठीक है, मालवा का पठार प्रमुख रूप से आ जाता है। उसके बाद डेक्कन प्लेटू की बात करें या तो यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, देखिए उच्च भूमि किसका है, नर्मदा नदी के उत्तर में है, और जो ये दक्कन प्लेटू के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये त्रिभुजाकार आकार का है। यहाँ पर मैं दिखाया था आपको, ये देखिए इस तरह से। अभी हम मैप देखेंगे आगे। और उसके बाद उत्तर पूर्वी पठार की बात करें तो इसमें मेघालय या शिलोंग या फिर कार्बी आंगलोंग का पठार शामिल इसमें हो जाता है। अब देख लेते हैं एक मालवा का पठार, मतलब जितने पठार हैं सबको देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, लास्ट काफ़ी एग्जामों में देखने को आपको मिले हैं, जो भी एग्जाम हुए हैं। ठीक है, मालवा प्लेटू। तो मालवा प्लेटू एक्चुअली में उत्तर मध्य भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से पश्चिम में मध्य और प्रदेश और दक्षिण पूर्व में राजस्थान तक फैला हुआ है। ठीक है, अगर हम मालवा के पठार की बात करें, ठीक है, तो मालवा का पठार आपका ये रहा। ठीक है, ये आपका मालवा का पठार है, जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये सब आपका मालवा के पठार आ जाता है। और राज्य की बात कर लेते हैं। यहाँ पे राज्य लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप आइड लगा सकते हैं, ये भारत का मैप है। ठीक है, तो इसका मुख्य हिस्सा मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, थोड़ा सा हिस्सा, मुख्य हिस्सा जो है। और उसके बाद इंदौर, उज्जैन, देवास और रतलाम जैसे जिलों में शामिल हैं। और राजस्थान में भी कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि कोटा में, झालवाड़ में, चित्तौड़गढ़ तक ये देखने को मिलता है। सीमाओं की बात कर लें तो उत्तर में अरावली श्रेणी है। ठीक है, जो अरावली वही जो भी चर्चा के विषय बनी हुई है, सेव अरावली। दक्षिण में विंध्य श्रेणी और उत्तर में बुंदेलखंड के पठार से घिरा हुआ है। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा बुंदेलखंड का ही पठार है। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका लगभग 1,10,000 वर्ग किलोमीटर के स्क्वायर में ये फैला हुआ है। नदियाँ देख लेते हैं इसके मालवा के पठार के आसपास की जो नदियाँ हैं। एक तो आपकी चंबल नदी है, यह पठार के मध्य भाग में बहती है और अपनी जो गहरी खाइयाँ हैं, ठीक है, उनके लिए जानी जाती है। और भी नदियाँ हैं जैसे माही, सिप्रा, जो कि उज्जैन के इसी तट पे है। ठीक, उज्जैन भी सिप्रा नदी के तट पे है। काली, सिंध और बेतवा यहाँ की अन्य प्रमुख नदियों में से शुमार हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, देखिए बुंदेलखंड और बघेलखंड दो अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों अलग अलग हैं, आप कन्फ्यूज कभी नहीं होंगे। ठीक है, बघेलखंड अलग है, बुंदेलखंड अलग है। ठीक है, अगर हम बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो बुंदेलखंड आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ये आप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब देखिए बुंदेलखंड का जो पठार है वो मध्य भारत में स्थित प्रायद्वीपीय पठार है, और का उच्च भूमि का ये भाग होता है। ठीक है, जो उच्च भूमि जो पहला वाला हमने देखा था अभी ऊपर पार्ट में, तो मध्य उच्च भूमि का ये पार्ट है। और यह अत्यंत प्राचीन आग्नेय और कायांतर चट्टानों से बना हुआ है, जिसमें ऊबड़ खाबड़ तथा चट्टानी क्षेत्र देखने को मिल जाता है। अगर हम स्थिति की बात करें या फिर विस्तार की बात करें, कहाँ पे है इस समय लोकेशन और एक्सटेंशन, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में झांसी, ललितपुर, बांदा और महोबा वाला जो जिला है, ये 4 जिलों में देखने को मिलता है बुंदेलखंड का पठार। और मध्य प्रदेश में भी टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में देखने को मिलता है। ठीक है, ये वही पन्ना है जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो ये उत्तर में यमुना नदी से टच होता है, दक्षिण में नर्मदा नदी से, पश्चिम में मालवा का पठार से, और पूर्व में बघेलखंड के पठार से। ठीक है, तो बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, देखिए ये रहा बघेलखंड और ये रहा बुंदेलखंड। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार मध्य भारत में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के उच्च भूमि भाग का एक प्रमुख पठार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और जो ये पठार है ये पूरब में स्थित है। ठीक है, और चट्टानी पठारी रूप वाला ये क्षेत्र देखने को मिलता है। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई लगभग इसकी 300 से लेके 600 मीटर तक होती है। ठीक है, आई थिंक मैंने ऊंचाई यहाँ पे बताया नहीं है आपको। ठीक है, ऊंचाई नहीं बताया, कोई नहीं, मैं मेंशन कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो हाँ, तो इसकी ऊंचाई आपकी 300 से लेके 600 मीटर हो सकती है। अगर हम विस्तार की बात करें तो ये रीवा, सतना, सिंधी, सिंगरौली में देखने को मिलता है।
इनका सीमा है मध्य प्रदेश में। और अपने उत्तर प्रदेश में बात करें तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जो है यहाँ पे ये देखने को मिलता है। इसकी सीमाओं की बात कर लें यानी बाउंड्रीज की, तो बुंदेलखंड का पठार पश्चिम में देखने को मिलता है, पूरब में छोटा नागपुर का पठार, उत्तर में गंगा यमुना का जो मैदान है, दोआब वाला मैदान है, वो देखने को मिलता है, और दक्षिण में आपका महानदी बेसिन यानी दक्कन का पठार देखने को मिल जाता है। अभी आपको मैप में दिखाते हैं, ठीक है। बघेलखंड का पठार इस वाले मैप में नहीं है, मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका बुंदेलखंड का पठार हो गया, ठीक है, बुंदेलखंड। और यहाँ पे आपका इससे जस्ट नीचे ही ये बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर का पठार भारत के जो पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार का एक प्रमुख भाग है, और यह भारत का सबसे खनिज समृद्ध और पठार समृद्ध वाला पठार माना जाता है। और इसमें जो औद्योगिक विकास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे संसाधन वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर पठार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है इकोनॉमिक बूस्ट के लिए, ठीक है। अगर हम इसके विस्तार की बात कर लें तो झारखंड में मुख्य भाग इसका झारखंड में है, ठीक है। उड़ीसा के उत्तर में है। पश्चिम की बात करें तो बंगाल के पश्चिमी में है, ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम भाग में है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। अगर हम इसके उत्तर में गंगा का मैदान आपको देखने को मिल जाएगा, दक्षिण में आपका महानदी बेसिन देखने को मिल जाता है, पश्चिम में बघेलखंड का पठार आता है, और पूर्व में बंगाल का जो मैदान है वो आता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 700 से लेके 1000 मीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार आपका ये है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार इसमें कहाँ पे है आपका, नहीं इसमें क्या होगा भाई, तो आपका छोटा नागपुर का जो पठार है वो आपका इसी में है, यहीं पे कहीं होना चाहिए, ये रहा, ठीक है, ये रहा छोटा नागपुर का पठार, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मेघालय के पठार की बात कर लेते हैं। अगर आपकी PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। देखिए आप लोग एक बार वीडियो देख लेंगे, एक बार आप इसको PDF से देख लेंगे तो आपको हम परमानेंट के लिए भूलने वाले नहीं है, ठीक है। तो मेघालय का पठार पहले देख लेते हैं, मेघालय कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। मेघालय भी चर्चा में था कुछ चीज़ों को लेके, ठीक है, राजा जो केस मर्डर केस था उस चीज़ को लेके, ठीक है। बाकी आप जानते होंगे। एनीवे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेघालय का पठार उत्तर पूर्वी भारत में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वोत्तर विस्तार है, ठीक है। यह राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं उनके मध्य एक छोटा नागपुर पठार से जुड़ा माना जाता है, ठीक है। ये छोटा नागपुर पठार है और ये राजमहल हिल्स है, यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये राजमहल हिल्स है, ठीक है। और इनसे ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ माना जाता है, और ये भूवैज्ञानिक रूप से भी काफ़ी प्राचीन भी है, ठीक है। सबसे प्राचीन भी है, मेघालय का जो पठार है काफ़ी प्राचीन माना जाता है, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन की बात कर लें यानी विस्तार की बात कर लें तो मुख्य रूप से यदि मेघालय में ही है, ठीक है। नदियों की बात कर लें तो ब्रह्मपुत्र की नदी का मैदान इसमें उत्तर में देखने को मिलता है, दक्षिण में आपके बांग्लादेश का मैदान देखने को मिल जाता है, पश्चिम में गारो खासी पहाड़ियाँ हैं, और पूर्व में जयंतिया पहाड़ियाँ देखने को यहाँ मिल जाती है। ऊंचाई इसकी औसतन 1000 से लेके 1500 मीटर तक देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद दक्कन ट्रैप या फिर महाराष्ट्र का पठार आ जाता है, ठीक है। दक्कन ट्रैप या महाराष्ट्र का पठार आ जाता है। देखिए दक्कन ट्रैप, देखिए अब पहली बात तो इस ट्रैप की कहते हैं, ठीक है। ट्रैप क्यों कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे चीज़ें है ना वो सीढ़ी की तरह बनी हुई है, ठीक है। जैसे कि इस टाइप के देखने को मिल जाता है, जब आप जाएंगे कभी जाएंगे तो आप इस तरह से देखने को मिल जाएगा, मतलब ये सीढ़ी नुमा है ना, यहाँ पे चढ़े, यहाँ पे चढ़े, यहाँ पे चढ़े, फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है। सीढ़ी थोड़ा सा बनी नहीं है, ठीक है, इस तरह से है, देखिए इस तरह से है, अब सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ चढ़े फिर यहाँ इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए इसको ट्रैप यानी स्टेयर्स के बारे में, जैसे सीढ़ी से इसको कहा जाता है। देखते हैं दक्कन ट्रैप जिसे महाराष्ट्र का पठार भी कहते हैं। पहली बात देख लो मैप में कहाँ पे है महाराष्ट्र का पठार, तो जो महाराष्ट्र का पठार महाराष्ट्र वाले रीजन में है, ठीक है। ये रहा महाराष्ट्र का प्लेटू, भारत के दक्कन पठार का प्रमुख भाग है, और यह विशाल ज्वालामुखी लावा प्रवाह से निर्मित हुआ है,
ठीक है। यहाँ ये किससे निर्मित हुआ है, जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था उसके जो लावा थे उन्हीं से निर्मित हुआ है, और इसीलिए इसकी जो संरचना है वो ट्रैप जैसी हो गई, यानी स्टेयर यानी सीढ़ी जैसी हो गई है, ठीक है। इसलिए इसे ट्रैप भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मालवा का महाराष्ट्र का पठार है, ठीक है, उसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं, ठीक है। विस्तार की बात कर लें तो राज्य में ये महाराष्ट्र में ही है, और कुछ भाग मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है, गुजरात तेलंगाना और में भी देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब टोटल रूप से ये महाराष्ट्र में ही है, लेकिन कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तेलंगाना में और में देखने को मिलता है। लोकेशन की बात कर ले, उत्तर में इसकी नर्मदा नदी है, दक्षिण में कर्नाटक का पठार है, ठीक है, ये रहा कर्नाटक का पठार, पश्चिम में पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये रहा वेस्टर्न घाट आपका, पूर्व में तेलंगाना प्लेटू है, यहाँ पे आपका तेलंगाना प्लेटू है, ठीक है। ऊंचाई की बात कर ले 500 से लेकर 800 मीटर तक देखने को मिल जाती है। अब आता है कर्नाटका का पठार, यानी इसको मैसूर का पठार भी कहते हैं, तो ये रहा आपका कर्नाटका का पठार, ठीक है। कर्नाटका का पठार जिसे मैसूर का पठार भी कहा जाता है, और दक्कन का पठार के ये दक्षिणी भाग में है, ठीक है, ये हमने अभी यहाँ पे देखा ही है, ठीक है। दक्षिणी भाग में कौन सा है, ये है कर्नाटक का पठार, ठीक है। यह एक प्राचीन कठोर और अपर्दित पठार है, जो कि कृषि एवं नदी तंत्र की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लोकेशन की बात कर लें या विस्तार की, तो ये मुख्य रूप से कर्नाटक में है, लेकिन कुछ भाग इसका तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है, और उत्तर में इसके महाराष्ट्र का पठार आता है, दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ आ जाती हैं, ठीक है, और पश्चिम में पश्चिमी घाट है, ठीक है, और पूर्व में पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट ये रहा, और वेस्टर्न घाट ये रहा, ठीक है। ऊंचाई इसकी लगभग 600 से लेकर 900 मीटर तक हो सकती है। आगे चलते हैं। तेलंगाना का पठार आता है, ठीक है, तेलंगाना का पठार आता है, कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे आपका तेलंगाना का पठार आता है, ठीक। तेलंगाना का पठार दक्कन पठार का पूर्वी भाग है, ठीक है, दक्कन जो प्लेटू है उसका ये पूर्वी भाग है, ठीक है। ये पूरा जो ट्रेंगल से बनता है ये पूरा दक्कन प्लेटू के अंदर में आ जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, तो इसलिए ये पूर्वी भाग है, ठीक है। यह एक प्राचीन और अपर्दित पठार है, जो कि कृषि तथा नदी तंत्र की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर हम विस्तार की बात करें तो ये मुख्य रूप से तेलंगाना में है, लेकिन कुछ भाग इसका आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल जाता है। उत्तर में इसके महाराष्ट्र का पठार है, ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र का पठार है, दक्षिण में इसके कर्नाटका का पठार है, ठीक है, ये कर्नाटक का पठार है, और पश्चिम में महाराष्ट्र का पठार है। एक सेकेंड, यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है, देखिए उत्तर में इसके एक सेकेंड ईस्ट, एक पेन चेंज कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट हो गया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, उत्तर में महाराष्ट्र का पठार है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। दक्षिण में इसके कर्नाटक का पठार है, तो दक्षिण में तो हमारा ये आ जाएगा, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं टच हो रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, हो सकता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पश्चिम में महाराष्ट्र का पठार है, पश्चिम में, अच्छा ये दोनों साइड है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। देखिए दो साइड दो चीज़ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा है ओके, ठीक है ना। हाँ, तो पूर्व में पूर्वी घाट है, और ये दोनों सही बिल्कुल लिखा हुआ है। एनीवे चलते हैं, ऊंचाई की बात करें तो औसतन ऊंचाई 300 से लेकर 600 मीटर तक हो सकती है। उसकी बात है मारवाड़ या मेवाड़ का पठार, ठीक है, तो मारवाड़ का जो पठार है वो राजस्थान में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम तक विस्तार है, और यह मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला
कि पूर्व तथा व दक्षिण भाग में फैला हुआ देखने को मिलता है और प्राचीन पठारी क्षेत्र भी है। ठीक है, तो अरावली जो रेंज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली जो रेंज है ना, ये अरावली रेंज है। ठीक है, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके लिए मैंने अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाई है, आप चाहें तो देख सकते हैं, पड़ी हुई है। और ऐसे ही हमने बहुत सारे ट्रिक का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबका याद करने की कोशिश कराई है। आप चाहें तो उसे विजिट कर सकते हैं, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो इसकी विस्तार की बात कर लें तो ये राजस्थान में देखने को मिलता है मुख्य रूप से, और पश्चिम में इसके थार मरुस्थल है। ठीक है, जो मारवाड़ वाला क्षेत्र है, और पूर्व में मालवा का पठार आता है, उत्तर में अजमेर या फिर जयपुर का जो क्षेत्र है वो आ जाता है, दक्षिण में इसके गुजरात का पठारी जो भाग है वो देखने को मिलता है, और मुख्य रूप से ये राजस्थान में है। अगर औसत ऊंचाई की बात कर लें तो 300 से लेकर 600 मीटर तक ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, और आपकी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो थैंक यू सो मच। और अच्छी लगी हो तो देख लीजिए आपको क्या करना है। ठीक है, कमेंट बताइएगा कि आपकी वीडियो हेल्पफुल हुई या नहीं हुई। और PDF के लिए आप, मैंने बता दिया है, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं, लिंक उसका जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और बताइए कमेंट में कैसे लगी आपको वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।